जो हम लोगों ने बनाया है। अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से चलोगे वहाँ कुछ एक्सपेंसेस के नाम दे रखे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता उससे कि वो टीनेट ने किया है। हमें जो टीनेट के एक्सपेंसेस का फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पड़ेगा, और वो कौन सा है? म्युनिसिपल टैक्सेस। कि अगर टीनेट ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए तो उसकी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होगी। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। फाइन सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नए घर में बैठे हुए हैं। चाय और पकौड़ा खा रहा हूँ। ओनली देख। हाँ जी, निधि क्या कह रहे हैं? सर सिर्फ ओनली देख इंटरव्यू। अच्छा, चलिए, काफी स्टूडेंट्स हैं जो आज बैच में नहीं आए बिकॉज ऑफ रेन। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। इवन मैं भी जब पाकिस्तान से उतरा बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और मैं भी काफी तक भीग गया। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बट नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मिलता है उसमें और बोरोड कैपिटल सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसको। मैं अभी करवा रहा हूँ, एक रिकैप दे रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने जो एग्जिस्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, उसे ओवर करना है। उसके अंदर हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रह गए हैं। एक टॉपिक रह गया कौन सा, सेक्शन 27 जो डीम्ड ओनर की बात करता है, हार्डली 5 to 6 मिनट्स लेकर जाएगा। और उसके बाद में एक टॉपिक है जो एग्जम्पशंस की बात करता है। और जब मैं एग्जम्पशंस की बात करूंगा तो याद कीजिए, मैंने आपको एग्जम्पशंस के कि बच्चों ये वाला चैप्टर हम अलग से नहीं करेंगे अभी। पहले हम 5 हेड्स करेंगे और पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ 5 हेड्स हम लोग एग्जाम्पशन में जो रिमेनिंग सेक्शंस होंगे उन्हें कवर अप करेंगे। यस और नो? तो पहले ये कवर करेंगे, उसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नहीं है कोई अलग से, क्या है टॉपिक जो नया आज हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, चलिए उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। रिकैप के अंदर मुझे कोई भी एक स्टूडेंट ऑनलाइन वाला पहले बता दे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं जीएवी की, तो जीएवी एज पर सेक्शन 23 जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम किस तरीके से क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? ऑनलाइन प्लीज, एनीवन? सर जीएवी नील होता है अगर हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और रेजिडेंस की, और इसमें जीएवी जो है वो ईआर का कंसीडर्ड होगी। ठीक है, बट जीएवी में जो है हम एआर या ईआर में जो मैक्सिमम हायर होता है वो लेते हैं। ईआर जो है वो हमारा एमवी और फेस वैल्यू से जो हायर होगा वो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट में जो लोअर होगा उसको लेके कंपेयर करके ईआर निकलेगा। ठीक है, ईआर जो हायर होगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे काफी हद तक मैं कहूंगा कि शिवांगी ने सही रिप्लाई दिया। कोई और बच्चा हमें बताना चाहेगा कि क्या क्या कंसीडर करना है? मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम जीएवी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको निकालने के लिए जो एक्सपेक्टेड रेंट था, जो कि लैंडलॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, और या फिर एक्चुअल रेंट, इसमें दो जो भी हायर हो उसको हम और अगर हमारे पास एआर नहीं, ईआर कंसिडर कर रहे हैं, फिर फर्दर 2 हमें कंसिडर करनी है, जिसकी हमारा है म्युनिसिपल वैल्यूएशन की जो भी वैल्यूएशन हो, और उसके अलावा जो कि कंट्रोल एक्ट के ज्यादा। ठीक है, चलिए एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। हम लोगों ने एचपी स्टार्ट किया था। एचपी के अंदर बच्चों चेक करिए हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, सेक्शन नंबर 22 से लेके 27। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हमें रिवीजन पे। ठीक है, फटाफट बताइए सेक्शन नंबर 22 हमारे पास जो था वो क्या कहता था? सबसे पहले हेडिंग क्या थी सर? हेडिंग इसकी थी बेसिस ऑफ चार्ज, या फिर बेसिस ऑफ चार्ज को दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, चार्जिंग सेक्शन। ये क्या कहता था जल्दी बताइए कि सर? सबसे पहले वहां पे एचपी होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता था? वो एचपी क्या होनी चाहिए? लेट आउट होनी चाहिए। तीसरा क्या कहता था यहाँ पे कि ओनरशिप होनी चाहिए किसकी? एचपी की। और ओनरशिप के अंदर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि इसके अंदर डीम्ड ओनर इंक्लूड होगा, जो हमें सेक्शन 27 में बता रखा है, जो आज हमने करना है। इसके अलावा और कुछ बात कर रहा था ये सेक्शन 22, जल्दी बताइए। सर हाउस प्रॉपर्टी के साथ में एक चीज बोली थी कि कोई भी अगर लैंड है जो बिल्कुल कनेक्टेड है, अटैच्ड है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, अपर्टेनेंट। क्या नाम देते हैं? अपर्टेनेंट। देयर टू का मतलब उसी प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के साथ में। तो वो प्रॉपर्टी अगर लेट आउट होगी तो इससे जितना भी हमें लेट आउट होने से
रेंट आएगा, ये सारा का सारा रेंट हमारा कहाँ चला जाएगा, टैक्स हो जाएगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये सुनो, इसके बाद में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंट निकालना सीखा था और ये हमें बता रहा था कौन, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बच्चों याद करो, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एज पर 22 चार्ज करना है रेंट, बट हम नाम रेंट नहीं देते, हम नाम क्या देते हैं यहाँ पे, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू। बट नेट एनुअल वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीएवी कैलकुलेट करते हैं। उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन से माइनस करते हैं सर, वही वाले जो पे किए होते हैं, किसने, पे करता है कौन, ओनर। अगर टीनेंट ने पे किया तो क्या हम उसे माइनस करेंगे, जल्दी बताइए, आंसर है नो। तो यहाँ पे जो ओनर ने पे किए हैं, किसने पे किए हैं, ओनर ने पे किए हैं, और कब पे किए हैं, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तभी डिडक्शन अलाउ होगी। अगर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कहने का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे करेंट ईयर के पे किए हैं, किसके पे किए हैं, करेंट ईयर के, तो अलाउ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे करंट ईयर के नहीं किए, कौन से किए हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के, कौन से किए हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के, तो भी क्या हो जाएंगे, अलाउ। और अगर यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने कोई पेमेंट की है एडवांस में टैक्स की, कौन से टैक्स की, म्युनिसिपल टैक्स की, किसको, म्युनिसिपैलिटी को, तो लॉ मेकर कहता है इसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ मेकर ने साफ साफ बोल दिया कि ये एक्चुअल बेसिस पे है। एक्चुअल बेसिस के साथ में हम लिखेंगे क्या, पेड बेसिस। मतलब आपके पास टैक्सेस पे करने की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, आपका म्युनिसिपल टैक्स अराइज हो गया है। अगर अराइज हो गया है एक्चुअल बेसिस पे और आपने पे कर दिया है, तभी डिडक्शन मिलेगी। अगर अराइज हुआ है, साथ में पे हुआ है, तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन। अब करेंट ईयर में अराइज हुआ, पे भी कर दिया, देखिए हमने क्या लिखा, डिडक्शन मिल जाएगी। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में अराइज हुआ था बट हमने उन सालों में पे नहीं किया था, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट कब मिलेगी सर, जिस साल पे करोगे। बट सर इस साल तो पे कर रहे हैं, अराइज तो पहले हो चुका है, तो लॉ मेकर कहता है दोनों होने चाहिए। अराइज पहले हो गया है, पे बाद में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस साल पे करोगे उस साल डिडक्शन दे देंगे। बट एडवांस में अगर हमने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, तो हमने पे तो एडवांस में कर दिया, बट क्या अभी वो अराइज हुआ है, आंसर इज नो। तो लॉ मेकर कहता है यहाँ पे हम आपको इसकी डिडक्शन नहीं देंगे। इसकी डिडक्शन कब देंगे, लॉ मेकर कहता है इसकी डिडक्शन हम देंगे इन द ईयर ऑफ, बताइए कौन सा, इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ कौन सा ईयर बताइए, हाँ, पेमेंट, इन द ईयर ऑफ, जल्दी बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, देखते हैं ना एग्जाम में अगर ऐसे लैंग्वेज लिखकर आ जाती है, क्या लिखेंगे, एडवांस टैक्स। यहाँ पे तो करंट ईयर में हमने कहा क्या हो जाएगा, डिस अलाउ। अलाउ कब होगा जल्दी बताइए, ये हम लिख रहे हैं ईयर ऑफ, यस, इन द ईयर ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब व्हेन पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स अराइजेस। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ये ड्यू का क्या लिखा हमने, जल्दी बताइए कि सर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलाउ। ये चीज याद है सबको, यस और नो। चलिए इसके बाद में हम लोगों ने इसमें जीएवी जब निकालना सीखा था, तो हमने जीएवी के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि सर जीएवी निकालते टाइम हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉपर्टी को चेक करना है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेजिडेंस तो यहाँ पे हमारा जीएवी आ जाएगा कितना बच्चों, जल्दी बताइए, नील। और अगर हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस, तो सर हमने यहाँ पे जीएवी को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्यों, क्योंकि सर इसकी जो ट्रीटमेंट है ये जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। याद है यहाँ तक सबको, चलिए जी। अगर सर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इस केस में हमने जीएवी निकालना सीखा था, और जीएवी होता था क्या, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर। जो भी हायर आएगा दैट वुड बी अवर जीएवी, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब एक्चुअल रेंट क्या होता था हमारा, जल्दी बताइए यहाँ पे सर। एक्चुअल रेंट का मतलब होता था जो रेंट आपने रिसीव हुई है। एक्चुअल रेंट का मतलब होता था जो रेंट आपने 12 महीने का रिसीव किया है।
यस और नो? अब मैं 12 महीने Yes, sir. इंटेंशनली लिख रहा हूँ, मैंने अभी तक 12 महीने कहीं भी लिखा नहीं है, इंटेंशनली लिख रहा हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट से टिप्स पे हो जाए। ये 12 महीने हमने क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? बताइए सर। क्योंकि वैकेंसी का भी आएगा इफेक्ट, उसके लिए आपने लिखा है। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है हमारा, जल्दी बताइए सर। फेयर रेंट या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में जो लोअर होगा वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है, अगर प्रॉपर्टी मेरी लेट आउट है फॉर 1 डे और सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेजिडेंट फॉर रिमेनिंग पीरियड, तो मेरी जीएवी कितनी आएगी सर? जीएवी आएगी आपकी कितनी? फुल ईयर की। कितनी आएगी? फुल ईयर। क्योंकि सर आपने लिखवाया था अगर प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट है तो उस केस में भी उसे क्या माना जाएगा? लेट आउट फॉर फुल ईयर। यस और नो? इसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज देखी थी इसी के अंदर कि सर अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर में 1 डे भी आ सकता है, 2 दिन भी आ सकते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये सर ऊपर वाला एग्जांपल भी तो यही है ना, पार्ट ऑफ द ईयर। यस, बट वहां पे मैंने उसे अलग से इसलिए लिखवाया क्योंकि एग्जामिनर उस पे एमसीक्यू 1 मार्क का बना सकता है दैट द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 1 or 2 days एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग पीरियड, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट अंडर 23? तो हम क्या कहेंगे? इट विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट फॉर होल ईयर। तो यहाँ पे अब पार्ट ऑफ द ईयर अगर मैं लिख रहा हूँ, है दोनों सेम, बट यहाँ मैंने साथ में लिख दिया क्या? यहाँ पे क्या आ रहा है? अनरियलाइज्ड रेंट। क्या आ रहा है? अनरियलाइज्ड रेंट। इसका हमने इफेक्ट कहाँ देना है सर? इसका इम्पैक्ट हमने डालना है, जल्दी बताइए कहाँ पे? ऑन 24A। ऑन 24A नहीं, अभी मैं 23 पे ही हूँ, 24 पे गया ही नहीं। एक तो मेरा नेम भी यहाँ, इन्होंने लिंक सबके अलग अलग बना रखे हैं मगर ना, एक में बच्चों रुकिए, लिंक्स इन्होंने सबके बना रखे हैं मगर कोई टेक्निकल सपोर्ट ना उस हिसाब से नहीं है। 25A में तो जाएगा, बट कैसे जाएगा बताइए बेटा? ट्रीटमेंट कैसे होगी इसकी, शिवांगी बताइए। सर पार्ट ऑफ द ईयर की। जी, पार्ट ऑफ द ईयर की कैसे होगी? अनरियलाइज्ड रेंट की ट्रीटमेंट कैसे होगी, जल्दी बताइए। उसमें 4 पॉइंट रिकवर ना हो। यस, तो सर सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आएगा एआर पे, बट एआर पे इम्पैक्ट आने के लिए हमें क्या करना है? रूल नंबर 4 को सेटिस्फाई करना है, 4 कंडीशंस को। आफ्टर दैट सर इसका इम्पैक्ट एआर पे माइनस करेंगे, बट यहाँ पे एक हमारे पास अमेंडमेंट है जिसमें आपने कहा था कि इम्पैक्ट आप इसका डायरेक्टली भी दे सकते हो, किस पे? और जीएवी। ये हमने कहाँ पढ़ा था? अमेंडमेंट का पॉइंट। तो आपके एग्जाम के अंदर दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। जब तक इंस्टीट्यूट को स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन नहीं निकालता तब तक हम दोनों क्राइटेरियाज को क्या मानेंगे? करेक्ट मानेंगे। इवन आप इसके लिए सीए का मॉड्यूल भी उठा सकते हो, सीएस का भी, सीएमए का भी। सीए के मॉड्यूल में तो स्पेसिफिकली दोनों तरीके से सॉल्व करके बता रखा है और नीचे नोट बता रखा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी लेट आउट के केस में, जिसमें हमने कहा था अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है पार्ट ऑफ द ईयर, क्या है? पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट, और साथ में क्या है यहाँ पे? वेकेंट। तो वेकेंट जब भी आएगा, मैंने आपको कहा था बच्चों आपने क्या करना है, जल्दी बताइए। जीएवी हमेशा क्या कंसीडर कर लो? एआर। बट एक केस ऐसा था जहां पे मैंने कहा था कि अगर ईआर मोर है, ग्रेटर है फ्रॉम एआर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो उस केस में आप क्या कंसीडर करोगे? ईआर। बट ये ईआर वाले कॉन्सेप्ट में भी इंस्टीट्यूट ने दोनों चीजों को ठीक मान रखा है। इवन जब हम बेयर एक्ट उठाते हैं, क्या उठाते हैं? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के अंदर तो साफ साफ लिख रखा है कि आपने क्या मानना है? एआर। बट इस चीज का काफी सारे लोगों ने मिसयूज किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही एक सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाल के ईआर वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। हमारे लिए दोनों करेक्ट हैं। आपने इस चीज को मॉड्यूल में भी देखा है, कुछ क्वेश्चंस हमारे एआर के पर्सपेक्टिव से कर रखे हैं सॉल्व, और कुछ किससे कर रखे हैं? ईआर से। मैं ये चाहूंगा कि एनआईआरसी या फिर एनआईआरसी नहीं, आईसीएसआई एक ही तरीके से क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करे ताकि बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट यहाँ पे इस तरीके से कर रखा है। इवन हमारे यानी सीए के मॉड्यूल में भी कर रखा है। तो जहां जहां हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे लॉ मेकर ने अपनी एक चीज बता रखी है बट फिर कोई और अमेंडमेंट ऐसी है जिससे कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है और दोनों चीजें ठीक मानी जा रही हैं, वहां ऐसे दोनों चीजों को मान रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर? 99% केसेस में हम क्या करेंगे? वैकेंसी के केस में जीएवी को क्या लेंगे? जल्दी बताइए। एआर लेंगे। और अगर आपने एआर से देखा होगा आंसर, तो मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स आपके क्या आए थे? करेक्ट आए थे। ईआर वाले पर्सपेक्टिव को हमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस में दे रखा है। इसके बाद में हमने कोई और पॉइंट देखा था, जल्दी बताइए 23 के अंदर।
सर यस सर, यहाँ पे आपने बताया था कौन सा पार्शली लेट आउट है अगर प्रॉपर्टी, क्या है पार्शली लेट आउट। अब पार्शली लेट आउट में अगर आपने देखा हो, आपके पास एक अभी क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं कहूंगा, कल डाउट सेशन जो रात को हमने देखा था, उसमें काफी बच्चों ने पूछा था कि 2 सिस्टर्स हैं, क्या है 2 सिस्टर्स, और ये जॉइंट ओनर है किसकी, एचपी की, और ये एचपी 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक यूनिट क्या है, एक सिस्टर के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस है, दूसरी यूनिट क्या है सर, वो दूसरे सिस्टर के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस है, और तीसरी यूनिट क्या है सर, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं क्या है लेट आउट। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी मेरी लेट आउट है और मुझे म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7 लाख, और ये 7 लाख मेरा 100% प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो मेरे को SOPR में क्या म्युनिसिपल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है सर? यहाँ तो GAV निकालनी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ GAV पहले से क्या है नील। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है नील। बट इस केस में मेरे पास क्या GAV निकालना है, यस। अब GAV जब आप निकाल रहे थे, आप सबने मेरे को कह दिया सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा दिमाग लगा के चलते, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स नहीं हो। ये म्युनिसिपल वैल्यू मैंने आपको बता रखा था, म्युनिसिपल वैल्यू छोड़ो, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता रखा था जिस टाइम हमने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था कि बच्चों अगर म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये 100% वैल्यू का मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दे रखा होगा। अगर हाफ का दे रखा होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा, और ये क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 100% है। और लेट आउट कितना है सर? लेट आउट है 5/7। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे सर, 7 लाख को डिवाइड किया किससे, 7 से, और मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमारे पास कितना आ गया था 5 लाख। ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने देखा हो, एक और पर्सपेक्टिव से हमारे पास बात आई थी निकल के, जिसमें हमें क्या बोल रखा था, जल्दी बताइए सर। इंटरेस्ट बता रखा था, यस और नो? एक बात बताओ बच्चों, इंटरेस्ट कितना बता रखा है क्वेश्चन में? ये 4 लाख जो मेरे पास इंटरेस्ट बता रखा है, ये किस पे था? 24B के लिए बता रखा था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, लोन। एक बात बताइए, ये 4 लाख 100% है या नहीं है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है करके बताइए जरा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है, जल्दी करके बताइए भाई साहब, बताओ मुझे। आ रहा है इतना, कुछ नहीं, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है दीदी? 5714 2.85। अब ये मेरा एक हिस्सा निकला है, मतलब 7 हिस्से की है। मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी लेट आउट है? 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 285। क्या यही इंटरेस्ट दे रखा है हमें आंसर के अंदर? तो अब समझ आया आप लोगों को कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। मतलब जब आपने क्वेश्चन को रीड किया तो मेरे पास इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 100%। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यस और नो, यस और नो? चलो जी, अब बड़ी मजेदार चीज, चलो जी, एक चीज ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास में जब भी हम 115 BAC को चूज करेंगे, क्या हमने कहा, इसे हमने क्या कर लिया, चूज। तो मेरे पास ये क्या है सर, ये हमने सिर्फ अभी हिंट ले रखा है, क्या है, न्यू रेजिम ऑफ टैक्सेशन, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं कि सर यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है। और ये सिर्फ किसके लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए, और किसी के लिए नहीं है। तो हमने कहा था अभी हम लोगों ने, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी देख रखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो अगर 115 BAC SSC चूज करता है, इससे सारी डिडक्शंस मिलेंगी, जो डिडक्शंस हैं सारी की सारी मिलेंगी। बट यहाँ पे इससे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस के केस में 24B की डिडक्शन कितनी मिलेगी, जल्दी बताइए, मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। और साथ में हमारे पास कोई अगर लॉस अराइज होता है तो इसे सेट ऑफ प्लस अगर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का प्रोविजन है तो उसकी डिडक्शन भी नहीं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सबको, यस और नो? यस और नो?
चलो, इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए सर। हमने 24A पढ़ा था, जहां आपने कहा था क्या देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, एट द रेट 30%। कुछ एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है, जिसमें हमने एग्जांपल ले लिया था क्या, कि हमने इग्नोर करना है किसको, गार्लिक को। याद है गार्लिक क्या था? ठीक है जी। इसके बाद सर हमने पढ़ा था कौन सा, 24B, जो हमें क्या बताता था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने यूज किया है फॉर PCR, जल्दी बताइए किसके लिए यूज किया है, PCR क्यों किया था, मुझे एक बार बता दीजिए। परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन। तो मॉड्यूल के अंदर आपको PCR नहीं बता रखा, ये पुलिस कंट्रोल रूम हमने बनाया। क्लियर है यहाँ तक? जैसे गार्लिक भी हमने बनाया है, इसे भी किसने बनाया है, हमने। तो PCR क्यूब के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपको जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन बोरोड कैपिटल, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 24B में। अब ये कितनी मिलेगी सर, ये सबसे पहले चेक करेंगे। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया 100% डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेजिडेंस, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिडक्शन जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 30,000। कितनी मिलेगी, 30,000। बट ये 30,000 कैसे मिलेगी, जल्दी बताइए सर। ये 30,000 तब मिलेगी जब आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा यहाँ कह रहा था मैक्सिमम मिलेगी कितनी, 2 लाख। बट ये 2 लाख के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं है या एक आधी है तो फिर 2 लाख नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, 30,000। पहली कंडीशन क्या थी बच्चों, जल्दी बताइए सर। सबसे पहली कंडीशन थी यहाँ पे क्या, कि जो भी लोन है वो होना चाहिए ऑन या आफ्टर 1/4/1999। और अगर आपने मॉड्यूल में देखा तो मैंने वहां पे इस चीज को करेक्ट भी करवाया था। मॉड्यूल के अंदर ऑन और आफ्टर नहीं लिख रखा, वहां प्रायर लिख रखा है और एक लिख रखा है क्या, सिर्फ आफ्टर। ऑन वर्ड यूज नहीं किया। तो मैंने आप सबको बोला था कि यहाँ पे ऑन वर्ड आप सबने लिखना है। यस और नो? दूसरी कंडीशन क्या थी, जल्दी बताइए सर। दूसरी कंडीशन ये थी कि भैया लोन जब भी आपने लिया है, उस लोन से जो भी परचेज या कंस्ट्रक्शन हुई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए कितने साल में, 5 इयर्स में। कब से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच यस लोन टेकन। यहाँ तक याद है या नहीं? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको 2 लाख, अदरवाइज कितना मिलेगा, 30,000। कोई यहाँ तक डाउट है? चलो जी। इसके बाद आप लोगों ने एक और सर किसमें था फिर? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट वाला जो था वो किसमें था? यही कंडीशन तो थी ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए 5 साल में फ्रॉम फाइनेंशियली इन विच लोन टेकन। ठीक है। इसके बाद में सर हमने एक और चीज देखी थी कि भैया जी की पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। किसका पीरियड सर, इंटरेस्ट का। तो हमने यहाँ पे एक पीरियड निकाला था, कौन सा, जल्दी बताइए। प्री कंस्ट्रक्शन, और एक निकाला था कौन सा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री वाला हमने कहा था स्टार्ट होगा किस दिन से सर, स्टार्ट होगा जिस दिन आपने क्या लिया, लोन लिया है। स्टार्ट फ्रॉम द डेट, जल्दी बताइए, लोन टेकन। और खत्म होगा कब, एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली, जल्दी बताइए, प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन। मतलब सर जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उस साल को पूरा का पूरा हम कहाँ डाल देंगे, पोस्ट में। बात समझ आई या नहीं आई? तो सर पोस्ट कब से स्टार्ट होगा सर, ये स्टार्ट होगा कब से, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल सर? यहाँ 31 मार्च हम प्रीवियस की खत्म कर रहे थे, कौन से वाले प्रीवियस के, जो इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा था ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो ये 1 अप्रैल होगा कौन सा, ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। और खत्म होगा जब रीपे करोगे। अगर रीपे नहीं किया हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए क्या कैलकुलेट करना, हमने करंट ईयर के प्रोविजन। यहाँ तक बात समझ आई? इसके अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि सर जब भी डिडक्शन मिलेगी तो प्री इंटरेस्ट जितना बनेगा इसकी डिडक्शन हम क्लेम करेंगे इन पोस्ट पीरियड। कब क्लेम करेंगे, पोस्ट पीरियड। बट कितनी उसमें, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिडक्शन मिलेगी कौन सी, पोस्ट की। दूसरी किसकी मिलेगी, प्री की। यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं? सर पोस्ट की एक ही तो मिलेगी ना डिडक्शन, बाकी तो प्री की मिलती रहेंगी।
प्री वाली तो देखो हमारे पास यहाँ पे 5 इयर्स तक कंटिन्यू रहेगी। प्री वाली कितने इयर्स तक कंटिन्यू रहेगी? 5 इयर्स तक। पोस्ट वाली तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक क्या है? लोन आउटस्टैंडिंग। और अगर आप ओनर नहीं हो, ओनरशिप यहाँ पे मैटर नहीं करती। पोस्ट वाली बट ऑब्वियस है, ओनरशिप मैटर करेगी, बट प्री वाले में ओनरशिप मैटर नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? चलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? प्लीज बताइए। चलिए, जो दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो कौन सा है? सेक्शन नंबर 27। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को सेक्शन 25A-B करवा दिया, ठीक है, एरियर्स ऑफ रेंट वाला, यस और नो। और ये कौन सा था? अनरियलाइज्ड। 26 भी लास्ट क्लास में करवा के भेजा था, को ओनर वाला, यस और नो। को ओनर में बस एक चीज याद रखनी है, पूरी कैलकुलेशन सेम होगी, बट 24B सेपरेट सबको अलग अलग पूरा पूरा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 27 हमारे पास बात करता है किसकी? डीम्ड ओनर। बच्चों, डीम्ड ओनर लिखने से बेटर है हम लोग क्या करें? मॉड्यूल से पढ़ें, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर हमें इसके बारे में हर एक चीज बहुत ही क्लियर शब्दों में बता रखी है। वहां पे हम पढ़ेंगे और एक एक करके इसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है? ध्यान से सुनिएगा जरा। डीम्ड ओनर आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दे रखा है बच्चों। आ जाइए जरा, अपना पेज नंबर बताइए। 139 पे आ जाइए आप सारे बच्चे प्लीज। आगे बच्चों, कितनी मोटी मोटी थी, कितनी लाती हैं आप सारे स्टूडेंट्स आगे पेज नंबर 139 पे। वो भीग जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लीज बताइए जल्दी। यस सर। चलिए जी, देखिए बच्चों, डीम्ड ओनर कौन होता है पहले तो ये मतलब समझिए। डीम्ड ओनर का मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर असेसी जो इन एक्चुअल उस इनकम को रिसीव नहीं करता। रिसीव कौन कर रहा है? कोई और, बट वो इनकम उस असेसी के हाथ में टैक्स की जाती है ड्यू टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। लॉ मेकर कहता है अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है तो आप पे सेक्शन 22 नहीं लगेगा, बट अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है और आपने सेक्शन 27 की बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, बेसिक कंडीशन मतलब जो नॉर्मल बातें हमने कर रखी हैं, तो 22 तो आप पे नहीं लग रहा, बट 27 की वजह से हम आपको 22 के अंदर डाल देंगे। तो इसीलिए वहां पे याद करो ओनरशिप में लिख रखा है इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। अगर आपको याद हो, मैंने इस बैच की स्टार्टिंग में जब मैं आपको सेक्शन 4 बता रहा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो वहां पे बताया था कि बेटा जब भी हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेंगे डिडक्शंस, यस और नो। बट ये ग्रॉस टोटल इनकम पे आने के लिए हमें 5 हेड्स को क्या करना पड़ेगा? प्लस, और फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा 2 एडजस्टमेंट, जिसमें से एक का नाम था, याद करो, क्लबिंग। याद आया या नहीं आया? अब कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो हमें क्लबिंग के चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो हैं तो क्लबिंग वाले, बट हमें रिस्पेक्टिव हेड में ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये डीम्ड ओनरशिप की बात की जा रही है, ये भी इसी पर्सपेक्टिव से की जा रही है कि इन एक्चुअल आज देखा जाए ये पर्टिकुलर लोग प्रॉपर्टी के मालिक दिख भी रहे हैं और नहीं भी दिख रहे, बट अगर ऐसी चीजों में आ रहे हैं तो इन्हें हम असेसी मानेंगे। कैसे? क्योंकि ये डीम्ड ओनर बन जाएंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले यहाँ पे, या एग्जांपल क्या, पढ़ के देखो। कह रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया किसी ने। अगर मैं कह रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी को किसी ने क्या किया? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या कर दी? बेच दी। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब क्या होता है कि आपने ओनरशिप क्या कर दी है? शिफ्ट कर दी है। ओनरशिप शिफ्ट का मतलब पेपर्स किसी और के नाम पे कर दिए। अब लेट्स से यहाँ पे अदिति ने अपर्णा को एक घर बेचा।
अब घर बेचा तो ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, इसकी ट्रीटमेंट होगी अंडर चैप्टर कैपिटल गेन्स। जब हम कैपिटल गेन का हेड पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अगर अदिति ने अपर्णा से पैसे कम लिए, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे अदिति को कुछ कह सकता है कि आपने अपर्णा को जो प्रॉपर्टी बेची इतनी सस्ती क्यों बेच दी? वो पूछेगा जरूर, बट अदिति चाहकर भी उस प्रॉपर्टी को सर्कल रेट से नीचे नहीं बेच सकती। अगर बेच भी दिया तो रजिस्ट्री तो सर्कल रेट पर ही होगी, तो असेसिंग ऑफिसर पूछेगा जरूर। ये कहेंगे मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने बेच दी, मेरी प्रॉपर्टी आपको क्या मतलब है? तो वहां असेसिंग ऑफिसर कहेगा कोई बात नहीं, जाओ। बट यहीं पे लेट्स से अब अदिति ने अपर्णा को प्रॉपर्टी नहीं बेची, इन्होंने अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। किसको कर दी? तो हस्बैंड कौन हो गया सर? हिंदी में बोला जाए पतिदेव। सही बात है या नहीं? कुछ और बोल सकते हैं? यस सर। ए जी कुछ और बोल सकते हैं? यस सर। क्या बोल सकते हैं सर? ओ जी। सही बात है या नहीं? बट अगर मैं यहाँ अदिति ने हस्बैंड को ट्रांसफर किया की बजाय बोल देता कि हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया, तो क्या कुछ बोल सकते हैं? तो सर वहां पे भी ऐसी बातें आएंगी, बट थोड़ी सी बात करने का तरीका बदल जाएगा। ए जी ओ जी नहीं आएगा। यस और नो? तो यहाँ पे लॉ मेकर ने एक ही नाम दे दिया, क्या? स्पाउस। क्या नाम दे दिया? स्पाउस। लॉ मेकर कहता है अगर कभी भी एचपी ट्रांसफर होती है जिसमें ओनरशिप भी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, और बट ऑब्वियस है ओनरशिप ट्रांसफर होगी लेट्स से ए से बी को, तो बी से ए को क्या मिलेगा? कैश। कैश मतलब व्हाइट में भी आएगा और ब्लैक में भी आएगा। हम व्हाइट की बात कर रहे हैं, हम ब्लैक की बात नहीं कर रहे। लॉ मेकर कह रहा है अगर ये कैश मतलब जो मनी है ये एडिक्वेट है, क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलने देंगे। बट अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इनएडिक्वेट है, क्या है, तो फिर हम क्वेश्चन रेज करेंगे। एग्जाम्पल पहला हमने लिया अदिति और अपर्णा का। क्या ये स्पाउस है? आंसर इज नो। क्या हो सकते हैं? आंसर इज नो, बट जमाना हमें नहीं पता। बट यहाँ बड़े ध्यान से क्वेश्चन सुनना, फ्यूचर में भी ये दोनों स्पाउस नहीं हो सकते। यहाँ पे अदिति ने अगर सस्ती प्रॉपर्टी बेच भी दी तो इनकम टैक्स ऑफिसर इनसे क्वेश्चंस पुट अप करेगा। अगर ये उसे सेटिस्फाई कर देती है कि मैंने इतनी सस्ती प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर की, इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कोई दिक्कत नहीं, जाओ। बट अगर यहाँ पे यही ट्रांजैक्शन बिटवीन स्पाउस हो जाती है, इसमें हो जाती है, और विद इन स्पाउस एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं आती, तो लॉ मेकर कहता है अब हमें फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रांसफर हुआ है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, एडिक्वेट हुआ होता हम कुछ ना कहते, किस पे हुआ है? इनएडिक्वेट, तो जिसने किया वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। सर ऐसा क्यों माना जाएगा? ऐसा क्यों माना जाएगा? क्वेश्चन ये उठता है। जस्ट एनालाइज दिस थिंग। मिस्टर एक्स हैं, हम लोग क्लबिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी ये बात दोबारा आएगी। मिस्टर एक्स हैं, इनकी धर्मपत्नी कौन होंगी? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की इनकम है 10 लाख रुपए। अगर इनकी इनकम अप टू 10 लाख है, स्लैब रेट के हिसाब से एक बात बताइए, इन पे 20% का टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा? हमने स्लैब रेट कितना तो पढ़ रखा है। इनके पास में ये इनकम आ रही है कौन से? सैलरी से। बट इनके पास में अब एक एडिशनल इनकम आ रही है। कौन सी आ रही है? एडिशनल इनकम। कहां से? एचपी से। और ये इनको इनकम आ रही है 3 लाख। अगर मैं 10 लाख प्लस 3 लाख कर देता हूँ, इनकम कितनी हो जाएगी? 13 लाख। और इनका जो स्लैब है वो कितने में पहुंच जाएगा? 30%। ये कहते हैं ये तो गजब हो जाएगा, मैं इतना कमाऊंगा नहीं जितना ज्यादा अब, क्योंकि 30% 10% टोटल वैल्यू पे चला गया ना, 10 लाख से ऊपर। वो कहेंगे भैया 3 लाख एक्स्ट्रा कमाया, 90,000 तो मैंने इस पे टैक्स ही पे कर दिया, लगभग आधे से भी ज्यादा हो गया जो मैंने 10 लाख तक पे किया था। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एचपी थी इसको ट्रांसफर कर दिया ऑन वाइफ नेम। अब वाइफ के नेम पे ट्रांसफर क्या किया, अपनी पत्नी को बोलेंगे कि ला बेटा इसके पैसे दे 50 लाख रुपए, बीवी कहेगी निकल जा घर से। सही बात है या नहीं? प्यार मोहब्बत से ट्रांसफर करनी है करो, वरना दफा हो जाओ। फिर ये उसे समझाएंगे कि देख भगवान टैक्स में ऐसा हो रहा है, वो कहेगी फिर जितने टैक्स के पैसे बन रहे हैं जो बचा रहे हो वो मेरे। सही बात है या नहीं? कैसे मेरे? क्योंकि जब ये मेरे नाम पे आ जाएगी, मेरी कोई और इनकम नहीं है, मेरी इनकम 3 लाख रुपए हो जाएगी, 3 लाख पे मेरे पास क्या आ जाएगा? नो टैक्स। नो टैक्स कैसे?
पहला तो 2.5 लाख प्लस मैं 87A में क्या क्लेम कर लूंगी, रिबेट क्लेम कर लूंगी। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। बड़ी अच्छी गेम बनाई इन दोनों ने, दोनों जने बहुत ज्यादा क्या है, तेज हैं। इन शॉर्ट देसी भाषा में बोले तो क्या है, दोनों बहुत ज्यादा शाणे हैं। सही बात है नहीं? बॉम्बे की साइड पे चले जाए तो वहां तो तेज इंसान को क्या बोलते हैं, शाना। लॉ मेकर ने ये चीज देखी। लॉ मेकर कहता है पहले तो चेक करो जो ये ट्रांसफर हुआ है, एक्स से किसको, मिसेस एक्स को। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ये आई है या नहीं है? आई है तो चेक करो ये एडिक्वेट है या नहीं। एडिक्वेट है छोड़ दो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिक्वेट होगी तो यहाँ पे फिर इनके हाथ में कैपिटल गेन भी लगेगा। यहाँ पे अगर इनएडिक्वेट है, क्या है, तो फिर इनको क्या कर लो, यहाँ पकड़ लो। यहाँ पे कैपिटल गेन अभी भी कैलकुलेट होगा, बट इनएडिक्वेट के चक्कर में ये उसे क्या दिखा देंगे, डिक्रीज करके दिखा देंगे या लॉस दिखा देंगे, क्योंकि इनएडिक्वेट है, ये हाथ से सस्ती दिखाएंगे तो लॉस भी हो जाएगा। करने को ही अपनी तरफ से मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स क्या कर रहे हैं, टैक्स की ऐसी प्लानिंग जो इन्हें लग रहा है ये टैक्स की प्लानिंग है, टैक्स बच रहा है। इन एक्चुअल ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ना ये टैक्स मैनेजमेंट है। यहाँ पे टैक्स की एवेजन हो रही है, टैक्स की क्या हो रही है, चोरी, एज पर लॉ। लॉ मेकर कहता है तुम इनसे एडिक्वेट कंसिडरेशन ले लो, मुझे कैपिटल गेन पे कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ। बट अगर तुमने यहाँ पे ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के चलते ट्रांसफर कर दिया तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्या बना दूंगा, डीम्ड डोनर। मिस्टर एक्स कहते हैं भगवान ये गेम तो हम नहीं खेल पाएंगे, क्या करें। मिसेज एक्स कहती है, मिसेज एक्स, एक मिनट रुक जाओ, मिसेज एक्स कहती है हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा है, कौन, सोनू, जो है कौन, माइनर। ये कौन है, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का बच्चा। कौन सा बच्चा है ये, माइनर, ये इनका प्यार है। सही बात है या नहीं? इसके नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो मिस्टर एक्स कहते हैं तू तो बहुत तेज निकली, ये कर देते हैं। लॉ मेकर कहता है रुक जाओ, कंसिडरेशन एडिक्वेट है, ठीक है, अगर अदर देन एडिक्वेट है मतलब कौन सी है, अदर देन, अदरवाइज देन का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गई, इनएडिक्वेट। तो भैया माइनर के हाथ में अगर कोई भी अब एचपी की इनकम आएगी वो टैक्स हो जाएगी किसके हाथ में, जिसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। कौन थे यहाँ पे, मिस्टर एक्स। इन्हें क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डोनर। पहले तो बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों शादीशुदा बच्चे हैं, बच्चा ही हुआ है ना, शादीशुदा भी तो इंसान बच्चा ही होता है। दोनों का जी नहीं लग रहा हुआ एक साथ में, क्या नहीं लग रहा दोनों का, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दोनों की बात बोलेंगे ना, एक नहीं बोलेगा ये, तो दोनों क्या करवाएंगे, अपना डाइवोर्स करवाएंगे। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन में डाइवोर्स होता है या डिवोर्स होता है? इट्स डिवोर्स, नॉट डाइवोर्स। डबल ही नहीं है, बट अगर आप अंग्रेजों वाला देखोगे ना, जैसे बोलते हैं हम पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर या वाटर। आप अंग्रेजों के देश में चले जाओगे है ना, ग्लास वॉ, वो इतना वॉ बोलते हैं, वो भी क्या बोला जाता है, वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही डिवोर्स होता है, नॉट डाइवोर्स, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसफर हुआ है, चाहे एडिक्वेट कंसिडरेशन हो, चाहे इनएडिक्वेट हो, चाहे बिल्कुल भी ना हो, ड्यू टू एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, क्या बोल रहा हूं, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स के केस में या डिवोर्स के केस में, डिवोर्स के केस में, तो फिर वहां पे डीम्ड ओनरशिप नहीं लगेगी। अब मजेदार एक चीज बताऊं बच्चों, ये जो आपने ये 27 में डीम्ड ओनर अभी पढ़ा, ये आप दोबारा से सेक्शन 64 में भी पढ़ोगे। इन एक्चुअल देखा जाए ये डीम्ड ओनर माने जा रहे हैं भाई साहब। क्या यहाँ पे अब इनकम क्लब हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ पे भी क्या इनकम क्लब हो रही है या नहीं हो रही? तो ये सारी बातें किसकी हो गई, क्लबिंग ऑफ इनकम। बात समझ आई या नहीं आई? तो पहले तो ये बताओ ये पहला और दूसरा पॉइंट समझ आया या नहीं आया, बताइए ऑनलाइन प्लीज। कोई एक स्टूडेंट पूछ रहा था जब मैंने रोक दिया था कि इसे कंप्लीट करने दो। ऑनलाइन सबको समझ आया? जी निधि पूछिए। निधि आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, एक काम करो आप ना एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिएगा क्लास में। पहले भी आप जब पार्टिसिपेट कर रहे थे ना वॉइस में ना बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, ठीक है।
चलिए निधि, अब ये जब रीजॉइन करेंगी तो दोबारा स्टार्ट करते हैं उस चीज को। सर अगर माइनर ही माइनर को ट्रांसफर करे? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से लीगल एंटिटी नहीं आता, लीगल पर्सन ही नहीं है, उसके पास कोई गार्जियन होना जरूरी है। देखो अब शिवांगी क्या कह रही है यहाँ पे। शिवांगी कह रही है कि सर अगर माइनर ने माइनर को ट्रांसफर कर दिया तो पहली चीज ये माइनर है तो इसके गार्जियन के हाथ में होएगी चीज। मतलब रेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई लीगल गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है और आज वो माइनर किसी एक दूसरे माइनर को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे कोर्ट इंटरफियर करेगी कि ये सारी चीजें ढंग से हो, इनएडिक्वेट ना हो, कि इस बच्चे को कोई पागल बनाकर ना जाए। तो हो सकता है शिवांगी का क्वेश्चन करेक्ट है, बट यहाँ पे फिर क्या है, कोर्ट इंटरफेयर करेगा। या फिर अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स चेक करेंगे, अगर वहां पे इनएडिक्वेट होगा तो फिर प्रॉपर्टी तो गार्जियन के नाम पे रजिस्टर्ड है along with the name of minor, फिर वहां पे किसको पकड़ लिया जाएगा, गार्जियन को पकड़ लिया जाएगा। खिलाओ बेटा तुम्हारे हाथ में क्लब कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस चीज का पूरा रिकैप दूंगा, बट उससे पहले बाकी चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। हाँ जी पूछिए बेटा। सर आई होप मेरा वॉइस क्लियर है अभी। अब बहुत ज्यादा बेटर है। ओके सर, मेरा छोटा सा डाउट था, जैसे कि हम यहाँ पे पूरी तरह से फोकस करें पाउस है और हमें प्रूव करना है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, राइट। तो सपोज कि वो पाउस है, मतलब मिसेस एक्स, अगर वो मिस्टर एक्स के पैसों को लेकर के ही ये प्रूव कर दे कि एडिक्वेट है ट्रांसफर, हम क्या करेंगे? देखो बहुत छोटी सी चीज है निधि, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंसिडरेशन आई है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंसिडरेशन आई है वो एडिक्वेट है या फिर इनएडिक्वेट है। अगर मैं एचपी की बात करूं तो मेरे को चेक करना है कि जितनी भी कंसिडरेशन आई है ऑन ट्रांसफर, किस पे, ऑन ट्रांसफर, ये सर्कल रेट के हिसाब से है या नहीं है। अगर सर्कल रेट या उससे ज्यादा है तो मैं मान के चलूंगा 90% केसेस में क्या है, एडिक्वेट। सर्कल रेट से नीचे तो इनएडिक्वेट है यार। बट सर्कल रेट और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में कितने की बिक रही है एक्चुअल में और सर्कल रेट क्या है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्वेश्चन पुट अप करेगा कि जी 50 लाख रुपए इसकी सर्कल रेट चल रहा है, कि इससे नीचे तो आप रजिस्ट्री करवा नहीं सकते, 1 करोड़ से नीचे ये घर बिकेगा नहीं। आपने ये घर 50 लाख का कैसे बेच लिया? देखा मैंने अपनी बीवी को बेचा, मैं 50 लाख लेके खुश हूँ, बीवी मेरी है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो लॉ मेकर क्या कहेगा यहाँ असेसिंग ऑफिसर, चलो ठीक है सर्कल रेट से नीचे तो नहीं है। बट अगर यहाँ पे किसी XYZ दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता तो भी दिक्कत आती। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे क्लबिंग एंड अदर सोर्सेज के चैप्टर में। जो अभी यहाँ पे कंसिडरेशन का पॉइंट आ रहा है ना, इसको हम लोगों ने 2 जगह पढ़ना है। एक पढ़ना है क्लबिंग में, क्लबिंग में हमारे पास रूल्स नहीं है, यहाँ पे बहुत क्लियर बात है। एक हम पढ़ेंगे कहाँ पे, अदर सोर्सेज में, गिफ्ट के पॉइंट में। क्योंकि अगर आप चेक करोगे कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो चलता है, इनएडिक्वेट है तो कहीं ना कहीं इट्स अ टाइप ऑफ गिफ्ट। तो जब हम गिफ्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, रूल्स बता रखे हैं कि कैसे आपको कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा अदर सोर्सेज के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना मान के चलो कि कंसिडरेशन क्या है, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट। एडिक्वेट है कोई डीम्ड ओनरशिप नहीं है, इनएडिक्वेट है तो क्या है, डीम्ड ओनरशिप। हम कहाँ पढ़ेंगे सर? एक तो आपने अभी लिखवा दिया सेक्शन 64 क्लबिंग के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा कैसे डिटरमाइन करना है कि ये एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है, इसे हम पढ़ेंगे अदर सोर्सेज के चैप्टर में, गिफ्ट के अंदर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ऑनलाइन क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए अच्छा, ये पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, क्या है ये, दूसरा है, ये तीसरा है और ये कौन सा है, चौथा। ग्राफ करनी है मॉड्यूल, ये हमारा पहला पॉइंट था। ये दोनों को क्लब करके आप कह सकते हो पहला पॉइंट है, ठीक है। मैंने जितनी चीजें साइड में लिखी हैं आपने इतना ज्यादा पौच पौच करके नहीं लिखना, आपने सिंपल लिखना है, ठीक है। मैंने तो पूरा का पूरा ये चार्ट ही भर दिया, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिखोगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है, होल्डर है
ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट। इम्पार्टेबल के स्पेलिंग गलत है तो मैंने ऊपर सही लिख दिया। इम्पार्टेबल स्टेट क्या होती है पहले तो ये जानो। जयपुर कौन कौन गया आज तक? काफी बच्चे गए हैं। क्या यहाँ पे महल होते हैं या नहीं होते हैं? महल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं महल को? पैलेस होते हैं। यस और नो? अगर कोई पैलेस है पुराना जो आज तोड़ा नहीं जा सकता लीगली तोड़ा इन द सेंस नॉट हथौड़ा मार के, उसकी डिवीजन नहीं की जा सकती ओनरशिप की। क्या कह रहा हूं मैं? उसकी डिवीजन ओनरशिप की नहीं की जा सकती। तो वहां पे उस पर्टिकुलर इम्पार्टेबल एस्टेट में जितने भी मेंबर्स आएंगे, मतलब जो जो लोगों का उस एग्रीमेंट में नाम था, वो सारे क्या मान लिया जाएंगे? होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। और वो उस सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो उस एस्टेट में आ रही है क्या मान जाएंगे? डीम्ड ओनर। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि जो मैंने ये महल वाला एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है। क्या आ जाती है? एग्जम्पशन। एक्सेप्शन बोल गया, सॉरी। क्या आ जाती है? एग्जम्पशन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से हमारे पास मिसेस एक्स और मिसेस एक्स के 4 बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे। ये चाहती थी कि आफ्टर डेथ, किसकी डेथ? मिसेस एक्स की, इनके 4 बच्चे एक साथ रहें, उनकी शादी भी हो जाए तो वो अलग अलग ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाया, इन शॉर्ट विल बनवा दी कि भैया आफ्टर डेथ ऑफ मिसेस एक्स 4 children will become owner of her property। बट इनके जो CS थे या एडवोकेट थे, उन्होंने इन्हें एडवाइस दिया कि अगर आप ये लाइन लिख दोगी तो यहाँ पे बच्चे आपके मरने के बाद में पार्टीशन करवा देंगे प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने क्या लिखा है? वो ओनर बनेंगे किसके? आपकी प्रॉपर्टी के, आपकी डेथ के बाद। वो कहेंगे भैया हमारा एक दूसरे के साथ रहने का मन नहीं करता, हम अलग अलग हो जाते हैं। आप एक काम करो, यहाँ एक क्लॉज डलवा दो कि भैया जो ये HP है ये इम्पार्टेबल है। क्या है? इम्पार्टेबल एस्टेट। और ये एस्टेट वर्ड डालने से क्या हो गया? इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एस्टेट का मतलब क्या हो गया? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मिसेस, मतलब सिर्फ वो घर नहीं जहां पे वो लोग रह रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टीज है। अगर इम्पार्टेबल एस्टेट आप वर्ड डाल दोगे ना, तो यहाँ पे एक लीगल कंडीशन आ जाएगी कि लीगली ओनरशिप यहाँ पे क्या नहीं हो सकती? डिवाइड नहीं हो सकती। मतलब ये अब पार्टीशन प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते। दूसरा नाम दे देते हैं क्या? पार्टीशन नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां पे ड्यू टू इनहेरिटेंस कुछ लोग उस प्रॉपर्टी के ओनर बने हुए हैं, हाँ ये हो सकता है कि वो मन मन में या आपस में बिना एग्रीमेंट के बात करके कर लें कि मम्मी के 5 घर थे, एक एक घर सबको मिल गया, 5वां जो घर था वो हम चारों का है। अगर वो घर किराए पे चला गया 5वां वाला, हम तोड़ तो सकते नहीं उस घर को, मतलब ओनरशिप को तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि मम्मी ये कंडीशन लगा के गई थी कि अगर ये प्रॉपर्टी बिकी या इसका पार्टीशन हुआ तो चारों बच्चों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गई? इम्पार्टेबल एस्टेट। तो अब इस घर में अगर हमने किराए की इनकम मंगवाई, मतलब किराए पे दिया और इनकम आई और हमने खाई, तो ये खाई हुई इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? लॉ मेकर कहता है
होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट के जितने लोग मेंबर हैं सब ओनर हैं, चाहे उनके अकेले के नाम पे प्रॉपर्टी है या सबके, बट जो होल्डर है वो क्या माना जाएगा, डीम। क्यों? क्योंकि वो क्या बन गई है, इम्पार्टेबल एस्टेट। मम्मी के नाम पे थी, मम्मी ने चारों भाइयों के नाम पे कर दी। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? सना क्लियर है? मुझे एक तो आज क्लियर कर दो, मैं पूछता हूँ क्लियर है? यस ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ क्लियर है, कह रही है तो बोलो बेटा। खाली ऐसे सिर हिलाने से यस नहीं होगा, ये समझ आता है नो। ठीक है, फिर कह रही है यस सर। चलो जी, ये स्पेलिंग गलत थे इम्पार्टेबल के, ठीक कर लिया आप सबने। चलिए, दूसरा कह रहा है कोई भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। बच्चों एक चीज मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है तो वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप में हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है। कौन सी कौन सी? एक थी, जल्दी बताइए, चल रहे भाई साहब, एक थी फ्री होल्ड और एक कौन सी थी, लीज होल्ड। अब यहाँ पे मैंने फ्री होल्ड और लीज होल्ड में आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, राजेंद्र नगर वाला, याद है या नहीं? तो इसी बेस पे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर चलना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, पहले ये चेक करते हैं कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने अपने घर में रहते हैं। सब रहते हैं। अब अपने अपने घर में कितने ऐसे हैं जिनका जड़ समेत अपना घर है, और कितने ऐसे हैं जिनका फ्लोर सिस्टम है। अब फ्लोर सिस्टम में कितने ऐसे हैं जो सोसाइटीज में रहते हैं। अपर्णा, अपर्णा बेटा सोसाइटी का नाम क्या है? गौर, ठीक है। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ मैं आपको एग्जांपल लूंगा कि अपर्णा रहती हैं गोकुल धाम। कहाँ रह रही है? गोकुल धाम। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, जब भी एचपी के अंदर हम सोसाइटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोसाइटी। तो यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं ऑफ लैंड, ये जनरली लीज पे होते हैं, और ये लीज पे ओनरशिप होती है बिल्डर के नाम पे। किसके नाम पे? बिल्डर क्या करता है, सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करता है और उसके बाद क्या कर देता है, इसको सेल कर देता है। यहां तक तो बात क्लियर है सबको? यस और नो? जब भी बिल्डर सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद सेल करता है, तो सेल के टाइम पे ये क्या करता है, यहाँ पे सेल किसे करेगा? टू बायर्स ऑफ फ्लैट्स। एक फ्लैट भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने फ्लैट नहीं लिखा, क्या लिख दिया? फ्लैट्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब सेल टू बायर कर दी तो ये बायर क्या ओनर हो गया या नहीं हो गया? सर ये ओनर हुआ और इसकी रजिस्ट्री भी होगी, बट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इन शॉर्ट लैंड, ये लीज पे है, और लीज के हिसाब से ओनर कौन है? बिल्डर। अब अगर ये वाला बंदे की रजिस्ट्री हो गई, क्या ये लीज के हिसाब से ओनर है? नहीं, लीज के हिसाब से तो नहीं है। ये ओनर किसके हिसाब से? बिल्डर के हिसाब से। तो इस केस में अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दे ये बंदा, इससे क्या आएगा? रेंट। ये रेंट कहाँ जाएगा? एचपी में। बट क्या ओनर है? नहीं। तो लॉ मेकर ने इस सिचुएशन को देखा और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि ये ओनर जो है, मतलब जो ये बायर है, इसे ट्रीट करो मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बट ये फ्लैट पूरा का पूरा एरिया तो नहीं है ना, पार्ट ऑफ द एरिया। और हो सकता है इसका ग्राउंड ना हो, इसका सेकंड फ्लोर हो, फिफ्थ फ्लोर हो, 50वां फ्लोर हो, क्योंकि सोसाइटीज में तो कई बार नोएडा की साइड पे जाओ तो बहुत बड़े बड़े टावर्स बने हुए, 30-30 फ्लोर के टावर्स भी हैं। तो यहाँ पे इसे क्या मान लिया? मेंबर। और इस मेंबर को सोसाइटी का जो है, मतलब जिसके पास बिल्डर की तरफ से बायर एग्रीमेंट हो रखा है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट होता है?
बिल्डर बायर एग्रीमेंट। जो बच्चे सोसाइटीज के एग्रीमेंट को देखेंगे, आप फ्यूचर में आप भी कर लोगे अगर सोसाइटी में, तो वहां पे आपका एक एग्रीमेंट होगा किसके साथ, बिल्डर, और उसके अंदर सारी डिटेल दे रखी होगी कि भैया ये लीज पे कितने साल के लिए, तो इसे आप मान लो डीम्ड ओनर। कहाँ पे, सेक्शन 27 में। कहाँ मान लो, सेक्शन 27। तो सर ये ओनर नहीं है, ये क्या है, डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर कहाँ पे है, ये जल्दी बताइए, 27 में। तो भैया ये ओनर भी बन गया। बात समझ आई या नहीं? क्योंकि अब लॉ मेकर बिल्डर को तो पकड़ेगा नहीं, बिल्डर कहेगा मैंने तो उसको बेच दिया, उससे लो ना किराए पे टैक्स। तो उसको पकड़ने के लिए क्या नाम ले लिया यहाँ पे हमने, डीम्ड ओनर। ये चीज किस किस को समझ आई, जल्दी बताइए, किस किस को समझ आई है, प्लीज जल्दी बताइए। ऑनलाइन? यस सर। चलिए जी, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो किस, अच्छा एक बार इसको पढ़िए जरा। कह रहा है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू whom a building or part is allotted or leased under housing building scheme of a society or company or association shall be deemed to be the owners of that building or part thereof allotted to him, although cooperative society, company, association is the legal owner of that building। तो इसीलिए बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और जो मेंबर है जिसने फ्लैट खरीदा है वो क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर। सेम चीज मैं कहूंगा जब आप डीडीए के फ्लैट्स में रहते हो तो वहां पे भी यही चीज है। बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अगला पॉइंट देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है बट वो ओनर नहीं है। ओनर ड्यू टू सम रीजंस इंडिया के बाहर है, या फिर उस जगह पे प्रेजेंट नहीं, या उस मोमेंट पे जब टैक्स की बारी आ रही है। तो लॉ मेकर कहता है आप सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को चेक करो, उसमें जितनी सिचुएशंस बता रखी हैं उसके हिसाब से जिसके पास पोजेशन है, चाहे उसके नाम पे पेपर है या नहीं है, उसे क्या कंसिडर कर लो, डीम्ड ओनर। एग्जांपल, प्रेरणा दिल्ली में रह रही हैं अभी। प्रेरणा ने हमें बताया था कि इनके रिलेटिव्स अमृतसर में हैं, और अमृतसर वाले छोड़ो, पंजाब छोड़ो, इंडिया, अब तो इंडिया की बात करूंगा, सिर्फ पंजाब की बात भी नहीं करूंगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 6 लाख लोग इंडिया छोड़कर गए हैं बाहर सेटल होने के लिए, जो पीआर लेकर गए हैं। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा। साउथ इंडिया से, गुजरात से बहुत लोग जाते हैं। अब लेट्स से इनके मामा जी कनाडा शिफ्ट हो गए और उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में पड़ी हुई है। अब वो प्रॉपर्टी इनके मामा कह रहे हैं मैं किराए पे देके जा रहा हूँ, और प्रेरणा के पापा मम्मी को कह के जा रहे हैं कि जीजा जी और दीदी मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है, ये मैंने किराए पे दे रखी है। आप जब जब दिल्ली से अमृतसर जाओगे मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे, आप एक काम करना, ये घर में भी एक नजर मार के आना कि किराएदार कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और आप किराया इनसे लेते रहें। हो सकता है लेते रहे, हो सकता है इनके मामा अपना ही अकाउंट दे गए हो कि बेटा तुम अकाउंट में ट्रांसफर करना, मेरी बहन और जीजा को मत देना, हो सकता है ऐसा भी। तो इस केस में मामा का है, अगर टेनेंट ने टीडीएस काटा है पेमेंट करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीडीएस नहीं काटा, मतलब जब पेमेंट की थी वहां पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं किया, तो फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा इस प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास है। वो इनके मामा किसको देकर गए थे, प्रेरणा के पेरेंट्स को। तो प्रेरणा के पेरेंट्स और ब्रदर ऑफ प्रेरणा's मदर, मतलब इनके मामा के चक्कर में क्या बन गए हम, क्योंकि किराए के लेन देन वो भी देखेंगे ना, जब जा रहे हैं तो देखभाल तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इनको सिर्फ आपने रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। एक केस है यहाँ पे बड़ा मजेदार, ये वाला सी वाला सिचुएशन, कह रहा है सेल डीड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, although certain other documents like power of attorney, agreement to sell etc have been executed। बच्चों जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, उसके बाद में एग्रीमेंट टू सेल बनता है या फिर विल बनती है, और ये दोनों चीजें होने के बाद में क्या होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। क्या होती है, लॉ मेकर कह रहा है रजिस्ट्री अभी पेंडिंग है, बट ये दो चीजें हो चुकी हैं, ये दो चीजें मोर देन एनफ है टू प्रूव न्यू ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये बंदा क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। यहाँ तक क्लियर है या नहीं?
और एक बहुत मजेदार चीज, लास्ट पॉइंट, ये है तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सीखना है। बच्चों, जब भी हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, यहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये कितने मंथ्स का होता है? 11 मंथ बोला किसी ने, किसने बोला था? क्यों होता है 11 महीने का? साल तो 12 महीने का होता है। क्योंकि 1 महीना तो रह ना। एग्रीमेंट तो मैं 2 साल का भी करवा सकता हूँ, बट वहां पे भी 22 महीने करवा दिया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी की बात नहीं है, यहाँ पे जानबूझ के 11 महीने का करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? अगर 12 साल कोई रह लिया तो फिर उसको टैक्स घर मान लिया। अगर कोई भी टेनेंट किसी भी प्रॉपर्टी में, क्या कह रहे हैं, कोई भी टेनेंट किसी भी प्रॉपर्टी में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 ईयर्स, कितना कह रहा है? मोर देन 12 ईयर्स, और इन 12 साल में उसने कभी भी वेकेट नहीं किया होता, वेकेट नहीं किया, तो यहाँ पे अब ये टेनेंट जो 12 साल से ज्यादा एक ही प्रॉपर्टी में रह चुका है, क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर। ये बात समझ आई? तो एक ये रीजन भी है जिसकी वजह से 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अदिति मित्तल को छोड़ के यस और नो? हमें सबको क्लियर है। चलो जी, क्यों मैंने आपको इग्नोर किया, समझ आया? कितनी बार बोल चुका हूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पीछे का फैन बंद करना, वो लोग खुद उठ के आएंगे। आप फैन क्लोज कर रहे हो, आपको समझ नहीं आया, उन सबको समझ आ गया, किसका नुकसान हुआ? उन सबका। फिर यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? अब आपको क्लास के बाद समझाया जाएगा ये पॉइंट, ठीक है? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों आपने खुद एग्जाम देना है एंड इट्स योर ओन लाइफ। दुनियादारी चलती रहती है, बात समझ आ रही है? और दुनियादारी के चक्कर में कई बार अपना खुद का नुकसान कर लेते हो। अगर मैं ये पॉइंट ना समझाऊं, दोस्त तो समझा देंगे, आपकी बेस्ट फ्रेंड पढ़ना समझा देगी, बट क्या अभी फॉर द टाइमिंग अदिति नुकसान हुआ या नहीं हुआ आपका? क्लियर है? चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, मामा वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझाओ। कौन सा वाला? जो मामा वाला कह रहे थे ना, वो इंडिया से बाहर चले गए वाला। समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक, शिवांगी बेटा समझा रहा हूँ, उसके बाद में 5 मिनट और ये चैप्टर हमारा क्या है, फिनिश है। चलिए जी, यहाँ पे शिवांगी कह रही है कि सर एक बार डीम्ड ओनरशिप के अंदर जो आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से एग्जांपल दिया, उसको एक बार दोबारा समझा दो, जिसमें आपने प्रेरणा और उनके मामा वाला एग्जांपल दिया। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मिस्टर एक्स हैं, इनकी एचपी है दिल्ली में। कहाँ पड़ी हुई है? दिल्ली में। ये एचपी इन्होंने रेंट पे दे रखी है। रेंट पे दे रखी है मतलब क्या हो गया? इन्होंने लेट आउट कर रखी है, रेंट ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? बट मिस्टर एक्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया थे। कहाँ थे? आउटसाइड इंडिया। एंड his brother was in possession of HP। मतलब प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी थी, बट इनके ब्रदर क्या थे? पोजेशन में थे। मतलब वो क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टी की देखभाल। यस और नो? तो अब यहाँ पे एओ जाता है मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। वो कहता है भैया चेक करो टेनेंट ने टीडीएस काटा है या नहीं काटा। पहले तो अगर टीडीएस काटा है तो टेनेंट को उसकी इनकम जब वो कैलकुलेट करेगा एक्सपेंस क्लेम करने को मिल जाएगा। अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो उसको एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं। तो हमने टेनेंट के पॉइंट से भी देख लिया। बट वो कह रहे हैं भैया मिस्टर एक्स आप कहाँ हो, कब आ रहे हो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे मैं ना आ रहा, मेरे को भी काम है, मैं 6 महीने बाद आऊंगा बट 6 महीने बाद। अभी आ गया तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो वो कह रहे हैं भैया अब किसको पकड़े हम, 6 महीने तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है काम करो, वहां पे मिस्टर वाई हैं, वो मेरे ब्रदर हैं। कौन है? वो देखभाल कर रहे हैं। आप उनके पास चले जाओ और उनको बोलो कि मेरे बिहाफ पे टैक्स पे करते हैं।
क्या मिस्टर वाई कर सकते हैं? क्या वो 22 के हिसाब से ओनर है? आंसर इज नो, बट 27 के हिसाब से यस। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या मान लिया गया? डीम्ड ओनर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम अर्न्ड बाय एक्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विच वाज इन दिल्ली एंड एक्स वाज आउटसाइड इंडिया। बट ये तभी होगा जब कोई पोजीशन में होगा उस प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? बेटा क्लियर है? जी सर। चलिए जी, आइए जरा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। अच्छा, ओनर वाले में मैंने ये चीज लास्ट क्लास में समझाई थी, सेक्शन 26 में, ये सबने याद रखनी है। बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कि जब भी 24B आप क्लेम करवाओगे को ओनरशिप में, तो हर को ओनर को क्या मिलेगा? ईच को ओनर को सेपरेट डिडक्शन मिलेगी 30,000 और 2 लाख की, प्रोवाइडेड इन्होंने क्या ना ऑप्ट किया हो। क्योंकि ये किया है तो यहाँ पे इस केस में SOPR में हमारे पास नहीं मिलेगी। याद है या नहीं? चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट कि ऐसी इनकम्स जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ रही हैं, बट हम उन्हें क्या कर रहे हैं? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पशन पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड को, इसको प्लॉट ऑफ लैंड को लेट आउट कर रखा है, क्या ये HP में जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा अदर सोर्सेस में। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? इन द सेम वे, अगर मैंने एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट कर रखा है इंडिया वाली, तो क्या ये HP में जाएगी? क्या ये अदर सोर्सेज में जाएगी? फिर कहाँ जाएगी? ये क्या होगी सर आपकी? एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पता चल जाएगा। बट अगर यही मेरी एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम आ रही है, मैंने लेट आउट कर रखा है, और ये आउटसाइड इंडिया है, कहाँ पर है? तो क्या ये HP में जाएगी? नो। कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस। नालायक को कैपिटल गेन में तब जाएगी जब बेचा जाएगा। हमने क्या कर रखा है? इसे लेट आउट कर रखा है, तो किराया जो आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड है उससे आएगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्स हो जाएगा कहाँ पे? अदर सोर्सेस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? अब कुछ नाम है ऐसे इनकम्स के जो इंडिया में क्या है? एग्जाम्प्ट। सबसे पहला कह रहा है, अगर आपने एग्रीकल्चरल इनकम की है, अब एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है हमने अभी पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बट अगर आपको याद हो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक हमारे पास फार्म है, याद है? फर्स्ट क्लास वाला, या मैं चलूं फर्स्ट क्लास पे एक बार? कौन सा वाला? जल्दी बताइए। पूल भी है, पेड़ पौधे भी है। पेड़ पौधे भी हैं, स्विमिंग पूल भी है, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट क्लास पे जा रहे हैं एक बार वापस। फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ऑफ दिस बैच। आइए बच्चों, फर्स्ट क्लास आ जाओ जी। फर्स्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिए थे, यस और नो? कहाँ गए हमारे एग्जांपल? दिख नहीं रहे किसी को? दिखे? हमने बहुत सारे घर बनाए थे, यस और नो? ये रहा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जब ये एग्जांपल आप सबको दिए थे तो इसके अंदर मैंने एक खेती बाड़ी वाला एग्जांपल दिया था। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले वाली में दिया था एग्जांपल। क्या बना रही हो? बहुत सारी चीजें आ गई हमारे सामने। ऊपर है सर, लेफ्ट साइड। आ गया। चलिए जी, देखते हैं इसके अंदर। आइए बच्चों, आ जाओ भैया जी, जल्दी आ जाइए। कितने सारे एग्जांपल लिए थे, याद है ना फर्स्ट क्लास में? चलो जी, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि सर अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और ये कहाँ पर है? इंडिया में, इससे लेट आउट करने पे तो एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम है इन इंडिया। अगर यही हमारी एग्रीकल्चरल लैंड होती कहाँ पे? इंडिया, तो सर फिर ये कहाँ चली जाती हमारे पास? अदर सोर्सेस के अंदर टैक्स कर देते, HP में नहीं करते। यस और नो? बट अब इसमें एक और चीज हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास वाली, कि सर हमने फार्म बना रखा है। क्या बना रखा है? फार्म। वो वाला पॉइंट याद है सबको या नहीं? फार्म वाला पॉइंट किसके स्टूडेंट को याद है? प्लीज जल्दी बताइए। अब पढ़ना कह रही है सर, मुझे तो याद है, बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकी पढ़ के नहीं आते तो मैं क्या करूँ? बताओ, पढ़ना ऐसे कहोगे अब बाकी भाई बहनों के बारे में?
ऑनलाइन Yes, जल्दी याद है। स्टूडेंट को याद है यस सर। क्या पढ़ा था Yes, हमने sir. वहाँ पे, जल्दी बताइए। बताओ। सर जब उस फार्म हाउस का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए तब हम उसको एग्रीकल्चर एग्जाम कर पर्पस देंगे। के लिए यस सर। कैसे पता चला था हमें उसे हम एग्जाम करेंगे? सर जब हम फार्मिंग कर रहे हैं ना कि वो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर अदर थिंग्स वेयर बिजनेस इंटेंशन। चलो जी, देखो बच्चों ये क्या है हमारे पास, जल्दी बताइए क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड में मेरे पास एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इसके बीच में बिल्डिंग आ जाती है तो इसे हम नाम देते हैं क्या? आउट हाउस। याद आया? स्टोर हाउस। और एक और नाम देते हैं कौन सा? वेयर हाउस। अगर आप इस प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, ये बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो और एग्रीकल्चरल पर्पस, किसके लिए यूज कर रहे हो? तो बेटा इससे जितना भी रेंट आएगा वो एचपी में नहीं जाएगा। इस रेंट को ट्रीट किया जाएगा एज एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब सर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट करने पे जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चड्ढा दे दो, मैं धोने जा रही हूँ कपड़े। इसमें कीड़े पड़ने लगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज। बच्चों एक मिनट रुकिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है। आएगा वो। बच्चों स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। बताओ ये ऐसे ऐसे ग्लिचेस आते हैं जिससे हमारी टाइम वेस्ट होता है हमारा। लॉ मेकर कह रहा है जो एग्रीकल्चरल लैंड है इससे आप लेट आउट करोगे तो इससे जितनी भी इनकम आएगी ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और ये क्या हो जाएगी? एग्जाम हो जाएगी। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 10(1). बट अगर आप इसके अंदर कोई बिल्डिंग है विच इज बीइंग यूज्ड एज एन आउट हाउस, स्टोर हाउस और वेयर, इन तीनों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्लास के अंदर, तो उससे जितना भी किराया आएगा, देखा जाए बिल्डिंग है तो एचपी तो आ गई, बट ये एचपी यूज की जा रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो इससे जितना भी रेंट आएगा वो एचपी का नहीं माना जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे एज एग्रीकल्चरल इनकम और वो क्या हो जाएगी? हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A या क्लॉज 1 है? सबसेक्शन 1 है, क्लॉज 1 है? क्लॉज 1 है मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम्प्ट होगी कहाँ पर? 10(1) में। यहाँ तक क्लियर है बच्चों या नहीं? यस और नो? चलिए जी, आइए जरा वापस मॉड्यूल पे। मॉड्यूल में एग्जाम्पशंस हम पढ़ रहे हैं। आप सबने आना है कौन से पेज पे, जल्दी बताइए। 158। बच्चों पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई भी रेवेन्यू अगर आपको जनरेट होता है फ्रॉम बिल्डिंग जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के इन एंड अराउंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड का पार्ट बनी हुई है। एग्जाम्पल दे रखा है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ फार्म हाउस या स्टोर हाउस, वो एग्जाम्पल होगी आपकी कहाँ पे? 10(1). क्लियर है पहला पॉइंट? यस और नो? दूसरा पॉइंट, जितनी भी इनकम आती है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लोकल अथॉरिटीज के पास होती है, किसके पास होती है? वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 में क्या होती है? एग्जाम्प्ट। अब यहाँ पे ओनर कौन है? सेकंड पॉइंट में लोकल अथॉरिटी। यस और नो? समझ आई बात या नहीं आई? चलिए थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अगर वो उन प्रॉपर्टीज को लेट आउट करते हैं तो उनकी इनकम सेक्शन 13A में क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। अगला पॉइंट, जितना भी रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। अब प्रॉपर्टी से रेवेन्यू आ रहा है मतलब रेंटल इनकम आ रही है। जो अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस के पास है वो एग्जाम्प्ट होती है 10(21) में। ये अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन क्या है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 में पीजीबीपी में। कहाँ पढ़ेंगे? पीजीबीपी में। बट पीजीबीपी में हम पढ़ेंगे एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना एक्सपेंस मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। बट यही अगर प्रॉपर्टी साइंटिफिक रिसर्च वालों ने किराए पर दे दी तो हाउस प्रॉपर्टी की पॉइंट भी आ गए, तो इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी में उसे डिस्कस नहीं कर रखा बट साफ साफ लिख रखा है कि 10(21) में क्या है? वो एग्जाम्प्ट है। आगे देखिए क्या कह रहा है।
कह रहे हैं जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ये जितनी भी प्रॉपर्टी इनकम ऑन करेंगे 1023C में क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल, जैसे अगर लेट्स से ICSI के पास में कोई ऐसी बिल्डिंग पड़ी है जो इनके काम की नहीं आती और इन्होंने उसे आगे लेट आउट कर दिया, तो क्या ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? यस। प्लस ये साथ में यहाँ पे क्या है? ट्रस्ट भी है, ठीक है। इनकी इनकम 23C में नहीं तो फिर 11 के अंदर चली जाएगी। तो 11 देखिए क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सब्जेक्टेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस प्लेसेस इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11। ये 11 हमने एक बार पढ़ा था, याद करो कब सर? स्टार्टिंग की 4 क्लासेस में जब सेक्शन 4 बता रहे थे तो आपने लिखवाया था कि इनकम एग्जाम्प्ट होगी 10 में, 11, 12 और 13 में। तो 11, 12 याद है, मैंने वहां पे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस का लिखवाया था, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी इनकम है जो सर्टिफाइड ट्रेड यूनियंस के पास है वो एग्जाम्प्ट है कहाँ पे? 1024। सर्टिफाइड ट्रेड यूनियंस क्या होती है, कोई बता सकता है? हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी के नाम पे भी प्रॉपर्टी होती है और उनकी ट्रेड यूनियंस भी होती है। क्या होती है? ट्रेड यूनियंस। ऐसे ही ट्रेड यूनियन कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने मिलके कोई प्रॉपर्टी खरीदी और यूनियन के काम आ रही थी वो, और उन्होंने उसे किराए पे दे दिया। अब किराए से जितना पैसा हो रहा है यूनियन मेंबर्स के काम आ रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगी कहाँ पे? 1024। इन द सेम वे कोई भी प्रॉपर्टी जो है एक्स रूरल की, मैंने वहां पे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था जयपुर वाला, यस और नो?